नमस्कार विद्यार्थियों, शुभ एआई क्रिएटर की इस प्रस्तुति में आज हम पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य। तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं समय में पीछे, उस दौर में जब भारत की तकदीर ना खेतों में लिखी जाती थी और देश का दिल उसके गांव में धड़कता था। तो जरा सोचिए, उस समय भारत की कितनी आबादी गांव में रहती होगी। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। 85%। जी हाँ, 85%। मतलब साफ है कि देश की असली धड़कन तो खेतों में थी। और देखिए, ये सिर्फ खेती नहीं थी, नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली थी। एक ऐसा समाज था जिसकी आप कह सकते हैं हर एक कड़ी जमीन और फसल से ही जुड़ी हुई थी। तो इस पूरे जटिल सिस्टम को समझने के लिए हम इसे एक पिरामिड की तरह देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नींव की, यानी कृषि की दुनिया। फिर एक एक करके ऊपर चढ़ेंगे, देखेंगे किसान और उसकी जमीन को, फिर ग्रामीण समुदाय, उसके ऊपर जमींदार और सबसे ऊपर राज्य और उसका राजस्व। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। तो सबसे पहले कृषि की दुनिया। देखिए, मुगल साम्राज्य की जो भव्यता थी, जो उसकी ताकत थी, उसका असली राज ना सिर्फ शानदार किलों या बड़ी बड़ी सेनाओं में नहीं था। नहीं, वो छिपा था उसके विशाल और उपजाऊ खेतों में। असल में कृषि ही तो वो बुनियाद थी जिस पर इतना बड़ा साम्राज्य टिका हुआ था। लेकिन एक मिनट, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि खेती सिर्फ पेट भरने के लिए होती थी। अरे नहीं, ये तो अपने आप में एक फलता फूलता उद्योग था। आईने अकबरी से हमें पता चलता है, जरा सुनिए। आगरा में 39, दिल्ली में 43 और अकेले बंगाल में सिर्फ चावल की 50 से ज्यादा किस्में उगाई जाती थीं। सोचिए, ये आंकड़े उस दौर की खेती की अमीरी और उसकी वैरायटी की एक जबरदस्त तस्वीर दिखाते हैं। और हाँ, आज की ही तरह तब भी मॉनसून ही भारतीय खेती की जान था। मतलब ज्यादातर फसलें तो बारिश पर ही निर्भर थीं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। अरे जहां भी जरूरत पड़ती थी ना, वहां रहट जैसे आर्टिफिशियल सिंचाई के साधनों का भी जमकर इस्तेमाल होता था। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात आती है। खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, ये व्यापार के लिए भी थी। मुगल राज्य जो था वो जिनसे कामिल, मतलब परफेक्ट क्रॉप्स या कह लीजिए उत्तम फसलों की खेती को खास बढ़ावा देता था। कौन सी फसलें थी ये? कपास, गन्ना, ऐसी फसलें। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वो फसलें थीं जो बाजार में सबसे अच्छे दाम पर बिकती थी और इन्हीं से तो राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी टैक्स मिलता था। तो चलिए अब पिरामिड में एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थे, यानी किसान। वो लोग जो असल में खेतों में अपना पसीना बहाते थे। उस जमाने में ना मोटे तौर पे दो तरह के किसान हुआ करते थे। एक तो थे खुद काश्त, ये वो किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी और उस जमीन पर उनका पुश्तैनी हक था। और दूसरे थे पाही काश्त, ये बाहर से आते थे, मतलब दूसरे गांवों से आकर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे? या तो कहीं और बेहतर टैक्स की शर्तें मिल रही होती थी, या फिर अकाल जैसी कोई मजबूरी उन्हें खींच लाती थी। और एक बड़ी मजेदार बात है कि उस वक्त के किसानों में ना मोबिलिटी बहुत ज्यादा थी। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। खुद बाबर ने बाबरनामा में क्या लिखा है सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में गांव और शहर तो पल भर में बस जाते हैं और पल भर में उजड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन की कोई कमी नहीं थी। तो अगर एक जगह हालात मुश्किल हुए तो किसान बस अपना बोरिया बिस्तर उठाते थे और कहीं और जाकर बस जाते थे। कितना आसान था। हाँ, तो किसान अकेले नहीं थे, ऐसा नहीं है। वो एक पूरे ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी अपनी एक सोशल व्यवस्था थी, अपने नियम कानून थे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये समुदाय आखिर काम कैसे करता था। तो देखिए, इस ग्रामीण समुदाय के ना 3 मेन पिलर थे। सबसे पहले तो खुद खेती करने वाले किसान। फिर आती थी गांव की पंचायत, जिसमें गांव के सयाने लोग, बड़े बुजुर्ग होते थे, जो सारे झगड़े सुलझाते और नियम कानून बनाते थे। और तीसरा और सबसे जरूरी, गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। और एक बात जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो है महिलाओं की भूमिका। इस पूरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ना औरतों का रोल सेंट्रल था। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थीं। बुवाई से लेकर निराई, कटाई, सब कुछ। वो सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं थी, नहीं, वो तो कृषि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी जरूरी ताकत थी जिनकी मेहनत के बिना शायद ये पहिया घूम ही नहीं पाता। चलिए पिरामिड में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी जमींदारों से। ये गांव के एलीट क्लास थे, मतलब अभिजात वर्ग।
इनके पास जमीन पर किसानों से कहीं ज्यादा बेहतर अधिकार थे और ये किसान और राज्य के बीच एक बहुत ही पावरफुल कड़ी का काम करते थे। तो इन जमींदारों की ताकत आती कहाँ से थी? वो आती थी उनकी मिल्कियत से। मिल्कियत यानी उनकी बहुत बड़ी पर्सनल जमीन। इस जमीन पर वो दिहाड़ी मजदूरों से खेती करवाते थे और जो भी फसल होती थी वो सीधी जमींदार की होती थी। ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसे वो जब चाहें खरीद सकते थे, बेच सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे। और रुकिए, जमींदार सिर्फ पैसे से ही पावरफुल नहीं थे। अरे उनकी तो अपनी मिलिट्री पावर भी थी। आईन अकबरी के हिसाब से पूरे मुगल भारत में जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां थीं और उनमें कुल मिला के क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, 42,77,000 से ज्यादा पैदल सिपाही थे। ये तो एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी जो एक तरह से राज्य के पैरेलल खड़ी थी। और अब आखिरकार हम पहुंच गए हैं पिरामिड के शिखर पर, यानी मुगल राज्य। देखिए, राज्य की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स तो खेती ही थी। जाहिर है, इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन को कंट्रोल करने और टैक्स वसूलने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और डिटेल्ड सिस्टम बना रखा था। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के दो मेन स्टेप्स थे। पहला था जमा। जमा का मतलब है वो अमाउंट जो तय किया गया कि भाई इस जमीन से इतना टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरा था हासिल। हासिल यानी असल में कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया। और अक्सर ना इस तय की गई और वसूली गई रकम में फर्क होता था, जो इस बात का इशारा हो सकता था कि या तो अकाल पड़ा है या फिर कोई विद्रोह हो रहा है। अब टैक्स का असेसमेंट फेयर हो, इसके लिए अकबर के ज़माने में ज़मीन को उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहली थी पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। दूसरी परौती, जिसे कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ते थे ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सके। तीसरी थी चचर, जो 3-4 साल खाली रहती थी। और चौथी थी बंजर, जो 5 साल से भी ज़्यादा समय तक खाली पड़ी रहती थी। और जाहिर है, हर तरह की ज़मीन के लिए टैक्स का रेट भी अलग अलग था। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा, इतना विशाल सिस्टम चल कैसे रहा था? इसके पीछे का ईंधन क्या था? इसका एक बहुत बड़ा कारण था ग्लोबल ट्रेड और भारत की तरफ आती चांदी की बाढ़। जी हां, चांदी की एक बाढ़। 17वीं सदी में एक इटालियन ट्रैवलर थे, जियोवानी करेरी। उन्होंने लिखा था, और ये बहुत दिलचस्प है, कि कैसे नई दुनिया मतलब अमेरिका की खदानों से जो चांदी निकलती थी ना, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आखिर में भारत पहुंच जाती थी। क्यों? क्योंकि भारत अपने कपड़े और मसाले एक्सपोर्ट करता था और उसके बदले में लेता था ढेर सारी चांदी। और इसी चांदी ने मुगल इकोनॉमी को वो लिक्विडिटी, वो ताकत दी जिससे कैश में टैक्स चुकाना सबके लिए आसान हो गया। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि अमेरिका की खदानों से निकली चांदी का वो जो ग्लोबल फ्लो था, वो एक दूर दराज के भारतीय गांव में बैठे एक आम किसान की जिंदगी को कैसे और कितना असर डाल रहा था। इस सवाल के बारे में सोचना ही इस बात को समझने की चाबी है कि मुगल काल का कृषि समाज सिर्फ लोकल नहीं था, बल्कि वो ग्लोबल ताकतों से भी कितना गहरा जुड़ा हुआ था।